नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। तो बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो समय जो 7 बजे है, 2 दिन से क्लास नहीं चल रही थी, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। ठीक है, थोड़ी व्यस्तता होने की वजह से आपका क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आज का जो क्लास है सबसे सुपर और डुपर होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज हम आपको क्या बताएंगे। आज हम आपको केमिस्ट्री के जो 12th का केमिस्ट्री है उसके अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा के लिए जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है आज हम वो बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आज के इस वीडियो में कुछ सीख से जाइए, क्योंकि वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, घनत्व पर आधारित प्रश्न। तो जो पहला चैप्टर होता है ठोस अवस्था, उस पर घनत्व पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए ना हम घनत्व के आधारित प्रश्न को पहले क्लियर कर लेते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछेगा और किस तरीके से आपको करना होता है। तो ये मैंने एक न्यूमेरिकल ले रखा है आपके सामने। इसमें बोला जा रहा है कि NaCl के एकक सेल का आयतन 2.10 × 10⁻21 सेमी क्यूब है। NaCl के एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। चलो बेटा ध्यान से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि NaCl जो दिया गया है इसका हम क्या निकालेंगे, हम पहले इसका अणुभार निकालेंगे। तो इसका पहले फॉर्मूला क्या होता है ये जान लीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर घनत्व, ठीक है। तो ये जो घनत्व होता है, घनत्व को दिखाते किससे हैं, घनत्व को D से दिखाते हैं, D फॉर डेंसिटी, ठीक है बेटा। तो D फॉर डेंसिटी होता है, घनत्व बराबर होता है ZM, ठीक है, D बराबर ZM अपॉन A³ इंटू Na। अब आप पूछेंगे सर इसमें क्या क्या कैसे कैसे है, तो मैं आपको पहले रिमाइंड करा देना चाहूँगा दोस्तों। Z जो है ये आपके जो दिया गया जो संरचना दी जा रही है उसमें परमाणु संख्या है, M आपका द्रव्यमान है, ठीक है, यानी अणुभार है, A आपका कोर की लंबाई है, Na आपका अवोगाद्रो संख्या है। तो चलिए हम समझते हैं, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल में करना क्या होता है, क्या क्या दिया गया है। तो ध्यान दीजिए NaCl के एकक सेल जैसे ही बोल दिया, ये कौन सी संरचना बेटा, NaCl कौन सी संरचना में आती है आपकी, ठीक है। NaCl के एकक सेल जो बोल रहा है तो इसमें आ जाएगा आपका कौन सा संरचना, FCC संरचना, ठीक है बेटा। तो FCC संरचना के लिए जो Z का मान होता है, ध्यान दीजिए, FCC के लिए जो Z का मान होता है वो 4 होता है, ठीक है बेटा। Z का मान 4 होता है। पहले अगर मुझे सवाल को हल करना है तो पहले हमें सारा मैटर कलेक्ट करना पड़ेगा। तो FCC के लिए जो बेटा Z का मान होता है वो 4 होता है, नहीं पता है तो जान जाइए। अब हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी बेटा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको, चलिए भाई, तो अब यहाँ पे आयतन क्या दिया गया बेटा, 2.101 × 10⁻21 दिया गया है, ठीक है। चलो बेटा हल करते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी यम का। तो यम कैसे निकलेगा आपको ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे निकाल के सिखाता हूँ कि यम कैसे निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए NaCl है ना, तो Na का कितना होता है बेटा, Na होता है 35 आपका, सॉरी Na 23 होता है, प्लस Cl कितना होता है, Cl आपका 35.5। अब इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपको आएगा क्या मिलेगा, आपको 58.5 ये आपको मिलेगा। तो NaCl के लिए यम का मान 58.5 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए बेटा अब इसको हम हल करते हैं। तो इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Z का मान 4 है तो 4 हो गया, ठीक है, इनटू यम का मान क्या हो जाएगा, यम का मान मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। तो यम का मान क्या है, यम का मान आपका हो जाएगा 58, ठीक है, 0.5 बट्टी क्या है A³, यानी कि आयतन आपका दिया गया है, A³ को आयतन बोलते हैं। यहाँ पे भी रख दीजिए, ए रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपका मान जो दिया गया है, यहाँ देखिए 2.01 × 10⁻21।
ये आपका वैल्यू मैंने रख दिया। इसके बाद करना क्या है, गुणे क्या है, यनये। यनये क्या होता है बेटा, यनये होता है अवगेद्रो की संख्या, ठीक है, अवगेद्रो संख्या होता है। तो अवगेद्रो जो संख्या होता है ना, ध्यान समझिएगा, अवगेद्रो संख्या का मान जो होता है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आज यहाँ से नोट कर लीजिएगा। 6.023 गुणे 10 के घाते क्या होता है, 23 होता है। ये वैल्यू होता है बेटा अवगेद्रो संख्या, यानी कि यनये का मान होता है यहाँ पे। अब इसको आप करेंगे हल, क्या करेंगे बेटा, इसको करेंगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा। आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। इसका इसमें इंटू कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद इंटू करने के बाद ध्यान दीजिएगा, तो इंटू करने के बाद आप इसका भी इंटू करके टोटल इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू करके इससे उसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाते हैं तो हमें बिंदास कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रहा है। तो इसका कोशिश पूरा करिएगा, बाकी इसका जो आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ, 0.0193 इसका आंसर यही आएगा। इसका मात्रक होता है ग्राम, ठीक है, प्रति सेमी क्यूब। तो आप इसको नोट कर लीजिए, डी का मान इतना आपको मिलेगा, ठीक है बेटा। अगर नहीं कर पाते हैं तो बताइएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। दूसरे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है बेटा, दूसरे प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है फ्रैंकल दोष तथा साटकी दोष किसे कहते हैं। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं, इसको कहते कैसे हैं, रटने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए। इसका यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो ख़त्म होगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन वीडियो देखने के बाद कंप्लीटली वीडियो बने रहिए। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, फ्रैंकल दोष क्या होता है। तो फ्रैंकल दोष को ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष किसे बोलते हैं पता हो गया, यानी कि आप समझ सकते हैं एक ऐसा दोष होता है जिसमें क्या होता है, कोई अतिरिक्त जो धनायन होता है वह अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण हमारा ये दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम फ्रैंकल दोष के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहें तो लिख सकते हैं AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, AgCl है, ZnS है, जिंक सल्फाइड है। तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। साटकी दोष को भी समझ लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या, साटकी दोष में बोला जा रहा है कि ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते हैं, तो इस प्रकार का जो दोष होता है उत्पन्न, उसे साटकी दोष कहते हैं। फ्रैंकल में क्या था, केवल धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर रहा था, ठीक है, लेकिन साटकी में क्या होता है कि धनायन के साथ साथ ऋणायन भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाते हैं, ठीक है, बराबर मात्रा में। अगर एक धनायन गया तो एक ऋणायन भी जाएगा, दो धनायन गया तो दो ऋणायन जाएगा। तो इस तरह से जो होती है दोष जो उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं साटकी दोष, और ये AgBr में होता है। आप इसको लिख लीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं बेटा, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो भाई अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है मोलरता पर प्रश्न, मतलब कि मोलरता और मोललता पर आधारित प्रश्न बताएंगे हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, मोललता और मोलरता दो अलग अलग से टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल पूछेगा तो कैसे आप लगाएंगे, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो मोलरता है, ठीक है, उसे कैसे समझ सकते हैं, 5.3 ग्राम, कितना, 5.3 ग्राम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, 500 ml जल में घुला है, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ दो चीज पकड़ना पड़ेगा, विलेय और विलायक।
विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, पहले आपको यही पकड़ना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ पकड़ लेते हैं बेटा तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए हर टॉपिक। तो कैसे पकड़ेंगे ध्यान दीजिए। पहले देखिए, जो घुला है वो विलेय कहलाएगा, जिसमें घुला है वो विलायक होगा। जैसे चीनी अगर पानी में घुलता है ना, पानी चीनी में थोड़ी घुलेगा, पानी में चीनी घुल जाता है, तो चीनी क्या है, विलेय है, और पानी क्या है, विलायक है। समझ में आ रही बात आपको? गुड। चलो भाई, अब हम समझ लेते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है वो जान लीजिए। मोलरता का जो फार्मूला होता है वो होता है कि यम बराबर, ठीक है, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार, अकुल के बट्टे बेटा आयतन, क्या हो जाएगा, आयतन लीटर में। ठीक, ये होता है फॉर्मूला मोलरता का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मात्रा कितना दिया गया है, मात्रा आपका दिया है 5.3 ग्राम, तो 5.3 ग्राम हो गया मात्रा। और क्या बेटा, अणुभार, अणुभार मतलब अणुभार, ये बटे अणुभार कैसे निकालेंगे, आइए साइड देखिएगा, साइड में अणुभार आपका निकालना पड़ेगा Na2CO3। अब इसका अणुभार आप निकालिए, कैसे निकलेगा, सोडियम 23 होता है बेटा, तो 23 गुणे के 2 प्लस कार्बन है C, कार्बन कितना होता है, कार्बन 12 होता है, तो 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, तो 16 गुणे 3 हो गया बाबू। अब देखिए 23 दूना 46, तो हो जाएगा 46 प्लस 12 है तो 12 प्लस 16 तिया 48। चलो बेटा, अब इसको ऐड कर लीजिए कंप्लीटली, तो आपको मिलेगा 106। ठीक है, इसका अणुभार निकल कर आ गया 106, तो यहाँ पे हो जाएगा 106 हो गया। अकुल के बट्टे क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा वाला बट्टे आयतन, आयतन लीटर में। चलो बेटा, आयतन कितना दिया है, 500 ml है, 500 ml है, तो 500 ml रख दीजिए, लेकिन इसको बता रहा है कि लीटर में करना चाहिए, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दीजिए, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, काम एकदम आसान हो गया है। अब इसको फटाफट इसको हल कर लीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म, बात समझ में आ रही है, खत्म हो गया। अब क्या मिला, ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप और चलते हैं हम लोग, तो होगा क्या, 5.3 बटे के 106 हो गया। ठीक है, अब ये बड़ा वाला बट्टे है, बड़ा वाले बट्टे को हम लगाएंगे गुणे का चिन्ह, जैसे गुणे लगाएंगे 10 ऊपर हो जाएगा, 10 ऊपर 5 नीचे। अब इसको कट करिए फटाफट, देखिए कितना आंसर आपको मिल रहा है। चलो भाई, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 53 आ जाएगा, 10 से गुणा करेंगे, दशमलव गायब। 106 का गुणा 5 में यदि करते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, 6 5 30, यानी कि मिलेगा 530 बेटा। कितना मिल जाएगा, 530 आपको मिलेगा। अब इसको काट लीजिए, काट दीजिए, 53 के 53 दहा में 530, तो 1/10 आ गया, इसका वैल्यू 1.001 हो गया। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम अणु प्रति लीटर, ग्राम अणु प्रति लीटर यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 0.1 ग्राम अणु प्रति लीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया मोलरता का सवाल, मोलरता पर कैसे सवाल लगता है। अब आइए मोललता का भी समझ लिया जाए हम लोग। चलिए, तो दूसरा सवाल देखिए, मोललता पे आधारित है। बोला जा रहा है 4.9 ग्राम H2SO4 100 ग्राम जल में घुला है। ठीक है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ पकड़ना पड़ेगा, विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो भैया 4.9 ग्राम H2SO4 100 ग्राम के जल में, यानी कि ये घुला है इस जल में। ठीक है, और हमको मोललता ज्ञात करना है। मोललता का फार्मूला होता है बेटा, मोललता और मोलरता का कंसेप्ट समझिएगा। मोलरता को कैपिटल एम से दिखाते हैं और मोललता को स्मॉल एम से दिखाते हैं। मैंने दिखाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, मोललता बराबर मात्रा बटे अणुभार बटे विलायक का भार केजी में। सही बात है, चलो कर लेते हैं। मात्रा कितना बेटा, ध्यान दीजिएगा,
मात्रा दिया है 4.9 ग्राम, 4.9 ग्राम। अब अणुभार की बात कर ले बेटा, अणुभार, चलो यार अणुभार क्या होता है इसको निकालिए आप सब, ठीक है। तो अणुभार निकलेगा कैसे आपको पता है, चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ अणुभार कैसे निकल। तो देखिए ये आपका H2SO4 है। H2SO4 का अणुभार क्या होता है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। H2SO4 का जो अणुभार होता है वो होता है 98, यानी कि 98 होता है, ठीक है। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए 98 होता है। अगर आप निकालना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं बेटा, आप ये निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, आइए हम आपको निकालना भी सिखा देते हैं अगर आपको सीखना है तब। तो हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, 1 गुणे 2 प्लस सल्फर, ठीक है, सल्फर कितना होता है 32 होता है, 32 प्लस ऑक्सीजन 16 होता है, 16 गुणे 4। इसको हल कर लीजिए आपका निकल के आ जाएगा, चलिए कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, ऐड कर लीजिए आ जाएगा आपका 98 आएगा। चलो बेटा आएगा बिल्कुल, ठीक है। अब इसको 98 आ गया तो इसका अणुभार कितना हो गया 98। अब विलायक का भार केजी में चाहिए, तो विलायक का भार केजी में करने के लिए बड़ा आसान हमारे पास मेथड है, चलिए समझिएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मोललता बराबर, ठीक है, मोललता बराबर मात्रा रख दीजिए 4.9 ग्राम बट्टे अणुभार आपका 98 हो गया, ठीक है। अब कूल के बट्टे बेटा आयतन लीटर में, तो आयतन कितना है, आयतन आपका जो दिया गया है, सॉरी विलायक का भार है बेटा, विलायक का भार केजी में। विलायक का भार देखिए आपको दिया गया है सवाल में, कितना दिया गया है 100 ग्राम। विलायक क्या है, जल है ना, जल विलायक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको दिया गया है विलायक का मान जो है 100 दिया गया है यहाँ पे, 100 ग्राम जल में। तो जिसमें घुल जा रहा है, जो बिलवा दे रहा है वो हो जाए विलायक, तो हो जाएगा यहाँ पे 98, तो ये हो जाएगा 100 कितना है ग्राम है, लेकिन हमको चाहिए किस में केजी में चाहिए, तो इसको हम 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। बड़ा आसान मेथड बता रहे हैं, ज़्यादा माथा पच्ची आपको करना नहीं, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। इसको नीचे लाइए उतार के, तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा स्मॉल m बराबर 9.4 बटे के 98, और ऊपर क्या बच गया, ये चला जाएगा ऊपर, गुणे 10 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या फाइनली, इसको हल कर लेते हैं। m बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 49 हो जाएगा, 49 बट्टे 98 कम 98 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आप काट सकते हैं, बिल्कुल आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। तो जब आप हल करेंगे इसको 98 का भाग इसमें देंगे 49 में, तो आपको मिलेगा 0.5, ठीक है, मोल प्रति केजी। ये आप मात्रक लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आइए उसको समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम। चलिए परासरण दाब पर आधारित जो प्रश्न है, एक सवाल हम इस पे भी कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल, ठीक है, जल में घोलकर, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए जल में घोलकर, क्या जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, इसका परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो चलिए परासरण दाब हम इसका ज्ञात करके आपको दिखा देते हैं बेटा। तो इसका परासरण दाब जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है परासरण दाब का, ये हो जाएगा परासरण दाब बराबर, परासरण दाब बराबर, ठीक है, डब्ल्यू बी और क्या हो जाएगा MB। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है सर, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, WB बट्टे स्मॉल m/b इंटू क्या हो जाएगा 1000 बटे के V इंटू R इंटू T। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, इसको हल करने के लिए जल्दी नोट करिए। आइए अब हम इस पर आपको न्यूमेरिकल हल करके दिखाते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट करिएगा,
आपको सबसे सिंपल रास्ता में आपको ये बता देंगे कि पराठ शब्द आप कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो अब आप पहले समझिएगा इसमें डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू एम क्या है, ठीक है। तो जो डब्ल्यू बी है इसमें आपका जो विलेय है उसका द्रव्यमान है, ठीक है। क्या है? विलेय का द्रव्यमान। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या क्या दिए हैं। जो विलेय, पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको निकालना पड़ेगा, विलेय और विलायक क्या है, यही छाट लीजिए, आपका काम आसान। विलेय क्या है और विलायक क्या है? तो विलेय वो होगा जो घुला होगा, विलायक वो होगा जिसमें घुला होगा। तो दो चीज़ है, आइए पहले समझ लेते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड देखिए आपको ये जो टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कितना है 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में, यानी विलेय आपका क्या है, ग्लूकोज है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा ग्लूकोज आपका क्या है, विलेय है। तो यहाँ पे आप लिखिए विलेय लिखिए या विलायक लिखिए। ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया गया है उसी को दिखाएंगे आपका यहाँ पे ग्लूकोज का द्रव्यमान, ठीक है। तो जो ग्लूकोज का द्रव्यमान है, विलेय कह लीजिए यहाँ पे, विलेय माने ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज ही आपका क्या है, विलेय है, ठीक है। ग्लूकोज विलेय आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान आपका ये जो डब्ल्यू बी मैंने लिखा है यही है, डब्ल्यू बी द्रव्यमान, ठीक है। क्या है बेटा, इसका दिया 0.45 ग्राम, ठीक है। ये हो गया ग्लूकोज का द्रव्यमान, किसके, विलेय का। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ा विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। जैसे यहाँ पे मात्रा की बात कर लेते हैं, इतना ग्राम मात्रा दिया गया है, मात्रा भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू माने मात्रा, यहाँ पे दिया गया है कितना, इतना। अब यहाँ पे आप लिखेंगे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। ग्लूकोज का मोलर, अब रोलर मत कहिएगा, ठीक है। मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कितना है बेटा, मोलर द्रव्यमान आपका यहाँ पे जो दिया गया है 180। अब आप कहेंगे सर कैसे 180 आ गया, बेटा यहाँ पे आप निकालिए जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, उसी से आप निकाल लीजिए। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, यहाँ से आप निकालेंगे तो आपको 180 मिल जाएगा, ठीक है। 180 ग्राम यहाँ पे लिख दीजिए। और क्या चाहिए बेटा, ये हो गया 1000। भी मतलब क्या, वर्ल्ड, भी माने कि आयतन, ठीक है। जल का विलायक, जो जल है वो विलायक है, तो यहाँ पे लिखिए जल का आयतन। जल जो है बेटा वो क्या है, विलायक है, तो आप लिख दीजिए ब्रैकेट में विलायक, ठीक है, का आयतन। ये जो आयतन है बाबू, जल, ठीक है, जल जो है विलायक है, उसका आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, V बराबर आपका जो V बराबर मान आपका है वो दिया है 250 मिली। कितना दिया है, 250 मिली। तो इसको आप कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 250 मिली, ठीक है। पहले आप नोट करिए क्या क्या आपको दिया गया है, ठीक है। और R क्या है, आदर्श गैस नियतांक होता है बेटा। क्या होता है, R जो है वो आदर्श गैस नियतांक होता है। चलो बेटा अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। जो R का मान है ये आदर्श गैस नियतांक होता है, मैं आपको बताया था। इसका वैल्यू जो होता है 0.008, ठीक है, 0.0821, ठीक है। इसका मात्रा तो लीटर वायु प्रति ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए पहले, R का मान इतना हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे टेम्परेचर देखेंगे, ताप की बात कर लेते हैं। ताप जो है वो दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 में हम क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड से हम केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन में करने के लिए 0 में 273 हम जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो हमको 273 मिल जाएगा केल्विन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं केल्विन, ठीक। अब यहाँ पे आपका सारा का सारा मैटर रखा हुआ है बेटा, इसको हल करिए और ले जाइए। हल करने का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका परासरण दाब बराबर डब्ल्यू बी आपका क्या है वो दिया है आपका 0, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रखते चलते हैं 0.45, ठीक है, बट्टे, ये हो गया। अब बट्टे क्या है, WMB,
ठीक है। एम बी आपका क्या दिया बेटा, एम बी आपका दिया गया है 180, ये हो गया। इनटू क्या है 1000 बट्टे भी आयतन कितना दिया है, आयतन आपका जो दिया गया है भी का मान वो क्या है, जल विलय का आयतन 250, तो 250 मिली हो गया। अब क्या है इनटू आर है, आर का मान 0.0821 इंटू टी है, टी का मान दिया है 273। अब आप इसको टोटल बेटा हल कर लीजिए, मैं यही कहूँगा आपसे, ठीक है। चलिए फटाफट हल कर लीजिए। यदि आप इसका इसमें इंटू करते हैं तो दशमलव गायब हो जाएगा, 821 मिलेगा। टोटल हल करिए फटाफट, जल्दी हल करिए। और देखिए इसका फाइनली जो आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा, आप इसको हल कर लीजिएगा। इसका जो आंसर आएगा, उसका आंसर जो आएगा लास्ट में फाइनली इसका जो आंसर है 0, ठीक है, सॉरी 0.2224, ये हो जाएगा आपका वायुमंडल। अब आप पूछेंगे वायुमंडल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका मात्रक होता है वायुमंडल, ठीक है। इतना वायुमंडल आपका आ गया परासरण दाब, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप हमको बता सकते हैं, कैलकुलेशन की क्लासेस मैं लेना चाहूँगा, बिल्कुल लेना चाहूँगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का कैलकुलेशन कैसे करते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। चलिए थैंक यू स्टूडेंट। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आइए उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, राउल्ट का नियम किसे कहते हैं। राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसमें बताया जा रहा है, मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया है, किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के यानी मोलर प्रभाज के बराबर होता है, यह नियम राउल्ट का नियम कहलाता है। ये क्या है बेटा, P माइनस पी एस बट्टे पी, ये है क्या, ये आपका विलयन के वाष्प दाब का जो है आपेक्षिक अवनमन है, इसका मान, और ये क्या है मोल प्रभाज है, इसका मान इसके बराबर हो गया, यही नियम कहलाता है राउल्ट का नियम, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँ। N अपॉन N प्लस कैपिटल N, ये जो है मोल प्रभाज है या मोल अंश कह लीजिए, मोल भिन्न कह लीजिए, ठीक है। और ये क्या है, P माइनस पी एस बटे पी जो है ये आपका है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। इन दोनों का जो मान है ये बराबर होता है, तो ये नियम कहलाता है आपका राउल्ट का नियम। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। तो चलिए आदर्श विलयन क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए, अनादर्श अपने आप समझ में आ जाएगा। लायक और नालायक का नाम सुना होगा आपने, एक बाप के दो बेटे, पहला लायक दूसरा नालायक, तो आप कैसे उसका कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे कि जो लायक रहता है उसको लायक कहते हैं और जो नालायक रहता है उसको नालायक कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे विलयन की बात करते हैं, आदर्श और अनादर्श दो विलयन है यहाँ पे। तो आदर्श क्या होता है बेटा, जो अपने पापा का बात मानेगा वो आदर्श, जो नहीं मानेगा वो अनादर्श। ध्यान दीजिएगा, वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं। कहने का मतलब कि ये जो आदर्श विलयन है ये राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो आपका ये कहलाएगा आदर्श विलयन। अब वहीं देखिए ये जो नीचे वाला है अनादर्श, वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है या नहीं करते हैं उसे अनादर्श विलयन। जो पालन करेगा वो आदर्श, जो नहीं करेगा वो अनादर्श। तो ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों, तो ये पूछा बहुत जाता है, ठीक है। आइए इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए उसको भी समझ लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक उत्प्रेरक, देखिए यहाँ पे उत्प्रेरक नहीं बेटा उत्प्रेरक, ठीक है, किसे कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक बड़ा ही लाजवाब सा टॉपिक है बेटा, ये आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा बस 2 मिनट और आपको समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, धनात्मक उत्प्रेरण जो होता है इसमें बताया जा रहा है कि वह उत्प्रेरक, ठीक है, यहाँ पे उत्प्रेरक लिख दीजिए, वह उत्प्रेरक, ठीक है, जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। और दूसरा क्या है ऋणात्मक। ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को घटा देती है ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति ए है और ये कोई व्यक्ति बी है,
ठीक है। और यहाँ पे कोई मज़ा लेने वाले कोई दर्शक हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको बाद मत करेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं, अगर इसमें और इसमें जम के झगड़ा हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, जम के झगड़ा हो रहा है ए और बी में, और यहाँ पे जो डी बैठा हुआ है ई चढ़ा देगा अगर इसको या इसको। चढ़ाने का मतलब इनकी पहले क्या हो रहा था, पहले सिर्फ झगड़ा हो रहा था, और ये भैया यहाँ से आया, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए उत्प्रेरक है, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है, उत्प्रेरक। चलिए डी आपका उत्प्रेरक है, ए और बी में झगड़ा हो रहा है, डी आपका आया, इसको चढ़ा देगा या फिर इसको चढ़ा देगा, हो सकता है दोनों को चढ़ा दे। अभी तक तो झगड़ा तक सीमित था, अभी दोनों आपस में मार करने लगे, ठीक है, यानी कि निकल गया गोजी डंडा, यानी मार होने लगा। तो क्या कर दिया बेटा, ये जो था झगड़ा हो रहा था तो इसे देखा नहीं गया, ये आया, इसको चढ़ा दिया, इसको चढ़ा दिया, मार शुरू हो गई। तो क्या किया, झगड़े को बढ़ाया या घटाया, झगड़े को बढ़ा दिया। तो जो बढ़ा दिया वो कहलाएगा धनात्मक उत्प्रेरण। अगर ये बढ़ा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, धनात्मक कहेंगे बेटा। अगर मान लीजिए इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, काफ़ी जम के झगड़ा हो रहा है, और ये डी मान लीजिए आ गया, आके इसको भी समझा दिया, इसको भी समझा दिया, क्या करे, लड़त हुआ लोगन, बगल का हुआ, सही से राजा। अगर ये दोनों को समझा दिया, समझाने में सफल रहा बेटा, तो झगड़ा क्या हो गया, कम हो गया, बातें समझ गए दोनों कि नहीं लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, ये जो नेता बन के जाके झगड़ा बढ़ा रहे थे तो धनात्मक उत्प्रेरण कहला रहा था। अब समझदार बन के अगर समझा दे रहे हैं तो ऋणात्मक उत्प्रेरण है, ठीक है। तो ये नालायकों का काम होता है, जो नालायक इंसान होते हैं वो जाके झगड़े को बढ़ाता है, और जो सज्जन आदमी होता है बेटा वो झगड़े को हटाता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो ये दो तरह के लोग मिलते हैं आपको यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हमें एक टॉपिक मिला है उत्प्रेरण को, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरण को समझने के लिए, तो बस इतना समझिएगा दोस्तों कि जो झगड़े को मतलब जो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाएगा वो धनात्मक, जो घटाएगा वो ऋणात्मक। समझ में आ गया बेटा, वेरी गुड। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट के लिए एकदम तत्पर रहता हूं, और उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा क्लास आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।